नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। खंडवा जिले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 1 जुलाई से स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन स्कूल खुलते ही बदहाल स्कूल भवन व विभागीय लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। अव्यवस्थाओं के बीच शिक्षा विभाग की पोल खुलती नजर आ रही है। जर्जर स्कूल भवनों की छत के नीचे गंदगी के बीच पढ़ाई करते नजर आए स्कूली बच्चे। हर साल शिक्षा विभाग में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के तमाम प्रयास के बाद भी विद्यालय की बदहाली दूर नहीं हो रही है। ज्यादातर स्कूलों में गंदगी पसरी नजर आई तो कहीं स्कूलों के खिड़की दरवाजे भी गायब मिले। हमारे कैमरे में कैद हुई तस्वीरें खुद ब खुद हकीकत बयां कर रही हैं। जिले में प्राथमिक और माध्यमिक 1432 विद्यालय हैं। इसके अलावा हाई स्कूल व हाई सेकेंडरी स्कूल 182 है। नया शैक्षणिक सत्र चालू होने से पहले अप्रैल और मई में प्राथमिक व माध्यमिक के 109 स्कूलों में 3 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत कार्य कराए गए थे, लेकिन जिले भर के 20% स्कूलों की हालत बेहद खराब देखने को मिली। वहीं अगर बात करें तो खंडवा जिले भर में कहीं जगह पर माध्यमिक व प्राथमिक एक शिक्षकों के भरोसे नजर आई। वहीं अगर गणवेश की बात करें तो 50% बच्चों को गणवेश दिया गया है और सालों से आधे अधूरे बच्चों को गणवेश नहीं मिली है। माध्यमिक स्कूलों में गरीब बच्चों को पुराने और फटे कपड़ों में स्कूल जाना पड़ रहा है। इधर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार आला अधिकारी हमेशा की तरह पल्ला झाड़ते नजर आए। जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल यूनिफॉर्म के मामले में ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों को जिम्मेदार मानते हैं। वो ग्रामीण आजीविका मिशन करें, जिला शिक्षा केंद्र पर जिम्मेदारी डालते नजर आए। सरकारी दावे और वादे की पोल खोलती ये तस्वीर बयां करती है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आखिर क्या कुछ तस्वीर है सामने नजर आती है। मैंने बता तीसरी क्लास में से नाम लिखाया था, 5वीं में हूँ, अब तक कपड़े नहीं मिले और 12 साल का हूँ और मेरी क्लास स्कूल का नाम एकीकृत शाला मलगांव। बोला था, हमने बोला कि 26 जनवरी को मिलेगी, तो अभी तक नहीं मिली। वो तो 2-3 साल में देते हैं, हर साल कहाँ देते हैं। हाँ, तब उनको मिली नहीं तो कहाँ से पहनेंगे। और पैसे भी किसी के डालते हैं, किसी के नहीं डालते हैं, पैसे भी नहीं मिलते उनको। हमारा मंत्री से यही करेंगे कि भाई पैसा दो तो सबको दो, नहीं तो किसी को मत दे। किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। इसमें चूंकि अभी सत्र प्रारंभ अभी हुआ है और चूंकि वर्षा ऋतु भी है, इसको देखते हुए हमने पिछले वर्षों के अनुभव को देखते हुए सभी स्कूलों के प्रधान पाठक और प्राचार्यों की बैठक ले ली गई है और उनको बिल्कुल निर्देशित किया गया है कि नए सत्र को लेकर के तैयारियां प्राप्त कर ले और स्कूल हमारे निर्धारित समय पर खुले और साफ सफाई पर्याप्त हो जाए। जहाँ पर हमारे पास जिन स्कूलों में शासन के द्वारा कुछ राशि वगैरह हमको उपलब्ध हुई, हमने रिपेयर का काम भी किया है और यदि नहीं भी है तो स्कूल अपने स्तर से जो भी उसमें सुधार कर सकते हैं वो सुधार करें और पूरे स्कूलों की साफ सफाई वगैरह प्रॉपर ढंग से, ताकि बच्चों किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए हमने जो है निरीक्षण के जो दल हमने बिल्कुल अभी से 1 जुलाई से बना लिए हैं और बिल्कुल लगातार हमारा जो सिस्टम है, जो BO, BRC, संकुल प्राचार्य, सभी लोगों को हमने जो है एजेंसी के बारे में निर्देशित कर दिया कि वो स्कूलों का लगातार निरीक्षण करें और जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि शिक्षक अगर समय से नहीं पहुँचता, लेट पहुँचता या जल्दी आता, तो हम बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करेंगे और समय से स्कूल को प्रारंभ कराएंगे। इस संदर्भ में खंडवा जिले का टारगेट 1,96,000 ड्रेस देने का था स्कूलों में, जिसमें से 1,83,000 अभी तक रेडी हो गई हैं और 1,15,000 वितरण हो चुका है। आगामी 10 दिवस में हम गणवेश का पूरा वितरण स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। तो शिक्षा का नया सत्र शुरू हो गया है, लेकिन स्कूलों की जो हालत है वो अभी जर्जर है। कई बच्चों को गणवेश नहीं मिले हैं तो कहीं पर सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं खंडवा से संवाददाता देवेंद्र जायसवाल से। देवेंद्र, शिक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं और जो बच्चे हैं हमारे देश का भविष्य है, अगर उनकी शिक्षा अच्छे से नहीं होगी तो हमारे देश का भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे जहां पढ़ने जाते हैं, जहां अपना भविष्य बनाने जाते हैं, वो अगर स्कूल की हालत जर्जर है, उनको गणवेश नहीं मिल रहे हैं और एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है, तो कैसे इन बच्चों का भविष्य बनेगा? जी बिल्कुल, हम बात करें खंडवा जिले की तो खंडवा जिले में जब 1 जुलाई से स्कूल खुले थे तो स्कूलों में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिल रही है। कहीं स्कूल भवन जर्जर है तो कहीं पर जो है शिक्षक ही नहीं है, कहीं एक शिक्षक 80 बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर है।
तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है शिक्षा विभाग लगभग 1 से 1.5 महीने का समय था जब स्कूलें शुरू नहीं हुई थी, तो उनके पास पर्याप्त समय था, लेकिन उन्होंने व्यवस्थाएं नहीं की है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्थाएं है वो ताक पर रख दी गई है और उसको लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। फिर जब सवाल उठता है कि नौनिहाल स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल पहुंचने पर जब उनको एक गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ से गणवेश उपलब्ध कराई जाती है, वो गणवेश उनको पिछले 2 साल से नहीं मिली है। तो बच्चे जो है फटेहाल कपड़ों में स्कूल जा रहे हैं। तो बच्चे जब स्कूल पहुंचते हैं फटेहाल कपड़ों में रहते हैं तो उनकी मनोदशा भी ठीक नहीं होती है। जब बच्चे अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, जब स्वच्छ मन होगा और स्वस्थ तन होगा और उनके तन पर कपड़े अच्छे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनको शिक्षा अर्जन में भी उनका मन लगेगा और वो पढ़ाई अच्छे से करेंगे। जब कुछ बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं और कई बच्चे जो है फटेहाल अवस्था में स्कूल में बैठते हैं, तो दूसरे बच्चों को देखकर कहीं को कुंठित हो जाते हैं और उनका कुंठित मन जो रहता है वो कहीं के उनकी शिक्षा अर्जन में प्रभावित होगा। तो इसको लेकर कतई भी गंभीरता यहाँ पर नहीं दिखाई दी गई। इस मामले में हमने यहाँ के जिला प्रशासन से बात की, जिला शिक्षा अधिकारी से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस साल हमको 1,10,000 बच्चों को गणवेश वितरण करना था, यानी कि एक बच्चे को 2 गणवेश देना थी। तो इस प्रकार 2,20,000 बच्चों को गणवेश वितरित की जाना थी, लेकिन अभी तक 25% बच्चों को ही गणवेश दी गई है। तो इसमें सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर आपके पास पर्याप्त समय था, आप बच्चों को गणवेश कर सकते थे। सरकार का पैसा यहाँ पर जो स्व सहायता समूह है जिनके माध्यम से गणवेश वितरित की जाती है, उनके खातों में आ गया था, तो गणवेश क्यों नहीं वितरित की गई? बच्चों को बिना गणवेश के स्कूल क्यों जाना पड़ रहा है? ये जब बात जिला शिक्षा अधिकारी से पूछी तो उन्होंने ये मामला जो है ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रभारी पर ढोल दी, क्योंकि ग्रामीण आजीविका मिशन जो है स्व सहायता समूह के माध्यम से गणवेश को वितरित करवाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि गणवेश वितरित क्यों नहीं की गई? इस मामले में जिला पंचायत सीईओ से लेकर जो यहाँ के आजीविका मिशन प्रभारी है वो भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। भागीरथ जी, इसमें कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार अगर दावे करती है तो यहाँ पर आधिकारिक स्तर पे और व्यवस्थाएं जो है बदहाल नजर आती है और सामने बिल्कुल दावे सिर्फ दावे दिखाई देते हैं, जमीन हकीकत में वो दावे की पोल खुल जाती है। ठीक है देवेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता खंडवा से भरत पटेल जुड़ गए और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस नेता खंडवा से कुंदन मालवीय जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। भरत पटेल जी, आपने सुना होगा हमारे जो सहयोगी हैं देवेंद्र जायसवाल खंडवा से, वो बता रहे थे कि क्या स्थिति है खंडवा में स्कूल की, कॉलेज की और वहां पर बच्चों की गणवेश की क्या स्थिति है। आप सुन रहे होंगे, ठीक है भरत जी? पहले मेरा सवाल हो जाए, आप सुन रहे होंगे, वो बहुत देर से वो व्यथा बता रहे थे कि स्कूलों की क्या दुर्दशा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरह से स्कूल चलो अभियान शुरू किया था और उनकी कविता भी बड़ी फेमस थी, लेकिन अभी स्थिति क्या है? लगातार सरकार कहती है कि हम बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश सिर्फ कोशिश ही दिखाई दे रही है, जमीनी हकीकत में कुछ हो नहीं रहा है। सिर्फ 25% बच्चों को गणवेश मिले हैं, स्कूलों की जो बिल्डिंग है वो जर्जर अवस्था में। आखिर क्यों? ये स्थिति कब सुधरेगी? 18 साल से आप लोग की सरकार है, बीच में 1.5 साल का वक्त हटा दे तो जहां पर कांग्रेस की सरकार थी। मैं सबसे पहले तो मैं देवेंद्र जी को नमस्कार करूंगा और आप सभी को मीडिया को नमस्कार करूंगा। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कभी 15 साल पहले की अगर शिक्षा क्षेत्र में अगर बात करें तो बच्चों को 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर पैदल चल के जाना पड़ता था स्कूलों के अंदर। और अगर बात करें तो अगर 1,42,000 गणवेश हमने जिले के अंदर वितरण करे और हर बच्चे को 2-2 गणवेश दिए। अगर देवेंद्र जी बोल रहे थे कि पिछले 2 साल से गणवेश नहीं मिले, तो कोरोना काल के कारण, कोरोना काल में स्कूल नहीं खुले थे, इस वजह से उनको गणवेश नहीं मिल पाए। अगर बात करें अगर जिले में पीएम श्री इस साल का मुझे आंकड़ा बता दीजिए, चलिए इस साल का मुझे आंकड़ा बता दीजिए भरत जी, इस साल मुझे आंकड़ा बता दीजिए कितने प्रतिशत बच्चों को गणवेश मिले, क्या दावा कर रहे हैं आप आंकड़ा मुझे बताइए। आप मैं सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ, 1,42,000 बच्चों को। वो प्रतिशत कितना है? प्रतिशत कितना है? हर बच्चों को 2-2 गणवेश वितरण करेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं 1 लाख में मान रहा हूं, लेकिन सिर्फ 25% बच्चों को गणवेश मिले, 75% जो बच्चे उनको गणवेश नहीं मिले। बिल्कुल ये गलत बात है। कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि चुनाव का समय है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं तो आपसे प्रतिशत की बात कर रहा हूं ना, आप मुझे बता दीजिए कितने प्रतिशत बच्चों को गणवेश मिले हैं, आप बता दीजिए। 1,42,000 बच्चों को गणवेश वितरण किए गए हैं। ये आप संख्या बता रहे हैं, आपको खुद पता है कि कितने लाख बच्चे मध्य प्रदेश के स्कूल में पढ़ाई करते हैं और किनको गणवेश मिलना चाहिए। आप मुझे सिर्फ 1 लाख का आंकड़ा बता रहे हो उसके आगे का, लेकिन मैं तो पूरे बच्चों की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 25% बच्चों को गणवेश मिला है। बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं खंडवा जिले की बात कर रहा हूँ। और अगर बात करें तो हाई स्कूल कम से कम 20 से 25 हाई स्कूल खंडवा जिले के अंदर चालू हुए हैं, जो करोड़ों रुपए के इनके स्कूलों के भवन बनाए हुए हैं, सरकार ने स्वीकृत करें। अगर ठीक है, बात करें आप क्या कह रहे हैं कि सभी बच्चे को गणवेश मिल चुके हैं, स्कूलों की व्यवस्था अच्छी है, बिल्डिंग बहुत अच्छे हैं, चमचमा रहे हैं, पूरी पुताई हो चुकी है, कहीं से भी सड़क टपटपा नहीं रही पानी में? स्कूलों में वितरण हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, आप दावे कर रहे हैं, लेकिन आपकी दावे की हकीकत में हम दिखा रहे हैं। आप जो भी बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। कुंदन मालवीय जी, देखिए, हमारे संवाददाता ने, हमारी सुदेश न्यूज की टीम खुद जाके पड़ताल की। हम तस्वीर में दिखा रहे हैं कि किस तरह की जर्जर हालत है स्कूलों की, और गणवेश बच्चों को नहीं मिले, लेकिन बीजेपी नेता मानने को तैयार नहीं है। नहीं, उनकी मजबूरी है। और ध्रुव सक्सेना और प्रवेश शुक्ला की मानसिकता वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके साथ ये होना लाजमी है। वो ये भूल जाते हैं कि इस देश में शिक्षा का अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने लागू किया है। उनको ये याद रखना चाहिए कि जितनी भी बातें वो कर रहे हैं, कोरोना काल की जो बात कर रहे हैं, भरत पटेल साहब पूछिए कि क्या कोरोना काल का भुगतान नहीं हुआ, क्या चालू सत्र का भुगतान नहीं हुआ? और सबसे पहले भरत पटेल ये बताया कि खंडवा में जितने स्वयंसेवी सहायता समूह जो गणवेश का वितरण करते हैं और जिनको गणवेश का ठेका मिलता है, वो किनसे जुड़े हुए हैं? सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसी समय उनके नाम की सूची पढ़ के सुना सकता हूँ आपको। उसके बावजूद कोई चिंता नहीं, आप पढ़ सकते हैं, उनका नाम बता सकते हैं है ना, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा उसको। और उसके साथ में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने शिक्षा को एक माफिया और व्यापार बना रखा है। प्राइवेट स्कूलों को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को जिस तरीके से बंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिस तरीके से स्कूलों की हालत हो गई है, दरवाजे खिड़कियां चोरी हो गई है, चूहे वहां पर दीवारों में घर बना चुके हैं, छतें रिस रही है, बच्चे परेशान है। आज एक सप्ताह से ज्यादा हो गया है। आप बताइए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेताओं ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने और मुख्यमंत्री ने उनकी सुध ली है? आप बताइए, इनसे पूछिए कि कोरोना काल का भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, और चालू सत्र का भुगतान हुआ कि नहीं हुआ। इस बारे में इनके पास कोई जानकारी, आंकड़े जरूर आपको देंगे 1 लाख 1.5 लाख के, लेकिन सच्चाई क्या इसके पक्ष में है? ये सच्चाई के खिलाफ इनको बोलना आता है केवल, लेकिन हकीकत जो है वो धरती पर अपने आप में बहुत अलग टाइप की है, जिससे ये कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, भरत पटेल जी, देवेंद्र जायसवाल जी को फिर सुनिएगा। जो आप जिस तरह से दावे कर रहे थे कि स्कूल की हालत बहुत अच्छी है, गणवेश मिल चुका है, देवेंद्र जायसवाल जी, आप एक बार फिर से आप इनको आंकड़े बता दीजिए कि कितने लोगों को गणवेश मिला और कितने लोगों को गणवेश नहीं मिला, स्कूल की हकीकत क्या है? क्योंकि आप जमीनी स्तर पर गए होंगे, आपने वहां जाके खुद वहां पर आपने बच्चों से बातचीत की होगी, आप वो एक्सपीरियंस आप इनको बता दीजिए। भरत जी, ध्यान से सुनिएगा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो खंडवा विधानसभा क्षेत्र है, खंडवा ब्लॉक है, और जो खंडवा ब्लॉक है उन क्षेत्रों में हम लोगों की टीम जब घूमी थी, लगभग 25 स्कूलों में हम गए थे। तो वहाँ पर जब हमको गणवेश में बच्चे नहीं दिखाई दिए तो हमने उनसे बातचीत की। कई बच्चों ने हमसे कहा कि उनको 2 साल से यहाँ पर गणवेश नहीं मिली है। उससे 2 साल पहले उनके खाते में पैसा भेजने की बात कही गई थी, लेकिन उनके खातों में भी वो राशि नहीं आई। इस मामले में हमने जब जिला शिक्षा अधिकारी से पूछा तो उनका बयान हमने अभी ही आपको स्क्रीन पर दिखाया कि उन्होंने क्या कहा। इसके अलावा जो यहाँ पर प्रभारी है, जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गणवेश वितरित करने की बात करते हैं, उन्होंने भी आंकड़े साफ तौर पर बताए हैं जो कि 25% से भी कम होते हैं। तो बात हम फैक्ट ये करते हैं शिक्षा अधिकारी के आधार पर या कि उनके आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर ही हम ये संख्या बता रहे हैं। इससे कई गुना अगर हम गाँव में जाकर हालात देखेंगे तो और भी ज्यादा खराब होंगे। तो ये आंकड़े जो है वो शिक्षा अधिकारी कार्यालय से ही निकल कर आए हैं। और स्कूलों में अगर हम शिक्षकों से बात करते हैं तो शिक्षकों का भी साफ तौर पर ये कहना है कि उनको जन शिक्षकों के द्वारा जो समय पर यहाँ पर ड्रेस उपलब्ध कराई जानी चाहिए बच्चों को, वो नहीं मिलती है। और ग्रामीण भी ये बात साफ तौर पर ऑन कैमरा बता रहे हैं कि बच्चों के खाते में पैसे डालने की बात कही है तो अगर 10 में से 2 ही बच्चों के खाते में आ रही है तो 8 बच्चों के खातों का जो पैसा है, गणवेश राशि है, वो कहाँ जा रही है? तो ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है ग्रामीणों ने लगाए हैं, बच्चों ने लगाए हैं, और वहाँ के शिक्षक और जन शिक्षक खुद बता रहे हैं। ये हमारा कोई आरोप नहीं है, लेकिन ये बात साफ तौर पर है कि इतनी बड़ी लापरवाही अगर सामने आती है तो इसको प्रशासन से भी जांच कराई जानी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने भी इसको गंभीरता से लेकर उन बच्चों तक जो व्यवस्था बनी है उसको पहुंचाना चाहिए। भरत पटेल जी, हकीकत सुनिए आपने। हमारे सहयोगी देवेंद्र जायसवाल खुद गए थे, बच्चों से बात की शिक्षा अधिकारियों से बातचीत की। जो आंकड़े बता रही है हमारे खुद के आंकड़े नहीं है,
ये स्वदेश न्यूज के आंकड़े नहीं है, जो शिक्षा अधिकारी ने, जो वहां पर टीचर से जो उन्होंने बताया वही बातें हम आपको बता रहे हैं। लेकिन हैरानी है कि आप इस बात को मान ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि सभी को गणवेश मिल गया, स्कूल की हालत बिल्कुल दुरुस्त है। हम तो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बच्चे गणवेश में नहीं है, हम तो उन स्कूलों की तस्वीर दिखा रहे हैं जो जर्जर स्थिति में। कम से कम मानिए तो सही कि अब व्यवस्था ठीक नहीं है, तभी तो व्यवस्था ठीक होगी। भरत जी। जी जी सर, मैं सुन रहा हूँ, मैं आपको स्थिति बोल रहा हूँ। अगर कभी आप बोल रहे हो कि अगर कभी बच्चों को गणवेश नहीं मिले तो बिल्कुल निश्चित ही उनकी जांच करवाएंगे और उनको दोषियों को कार्रवाई करेंगे। इस चीज के लिए हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल कार्यबद्ध है। अगर कभी इस प्रकार का कोई घटना सामने आई है तो उसकी निश्चित ही हम जांच करवाएंगे। लेकिन आप मानते तो है ना कि व्यवस्था ठीक नहीं है, मान तो रहे हैं आप? नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानूंगा। अगर आप बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो हम उसकी जांच करवाएंगे। ठीक है, अभी भी आपको संशय है, तस्वीरों में संशय है आपको, शिक्षा अधिकारियों के आंकड़ों पर संशय है आपको? अरे सर, तस्वीरें काम जो काम ठीक है, चलिए ठीक है। संजय राठी जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि शिक्षाविद है। कौन सी स्कूल की तस्वीरें बताएं? ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। रुकिए, इस वक्त हमारे साथ संजय राठी जुड़ गए, शिक्षाविद है। संजय राठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, जिस तरह से शिक्षा की व्यवस्था बदहाल दिखाई दे रही है, बच्चों को गणवेश नहीं मिल रहा है, और जहां पर शिक्षक होने चाहिए, जिनकी संख्या होनी चाहिए, उस संख्या में वहां पर शिक्षक नहीं है, एक ही शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है, जो बिल्डिंग है उसकी हालत जर्जर है, कभी भी उससे बच्चों को नुकसान हो सकता है। ये स्थिति कैसे बनेगा बच्चों का भविष्य अगर इस स्थिति में बच्चे पढ़ाई करेंगे तो? आपने जो ये तथ्य बताए हैं ये प्राय सही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर अच्छा शोध किया है और सारी व्यवस्थाओं को ग्राउंड या कहें कि धरातल पर जाकर देखा है। और मैं आपकी शिकायतों से सहमत हूं। और ये ऐसी परिस्थितियां कब बनी? ये पिछले 20 साल में जब रेजिम चेंज हुआ था, कांग्रेस के बाद बीजेपी आई, तो भाजपा के नेताओं के जो चेले चपाटी थे, जो उनके साथ घूमने वाले थे, उन्होंने ठेके लिए। ठेकों में फिर जब जिसकी सरकार है वो चाहे कैसा भी काम करे, उन स्कूल्स में ये हालत है कि बच्चा छाता लेके बैठ रहा है। ये है स्थिति। और अब फिर उसके बाद जो 1.5 साल का एक शायद 1 आध साल जो रेजिम रहा था, कमलनाथ रेजिम, उसमें नई सरकार बनी, फिर नए शिक्षक अपने नेताओं के रिश्तेदारों ने उन्होंने वो मनचाही जगहों पे ट्रांसफर करा है। और गणवेश का जहां तक मुझे ध्यान है, मेरे कुछ शिक्षक मित्र भी हैं, उन्होंने कहा कि गणवेश समय से नहीं आया है। तो अगर वो समय से नहीं आया है तो वो उस योजना का और उस गणवेश का क्या औचित्य है? आप जो है, आपके जो तथ्य हैं वो तो सही है, हमने ये देखे, हम गवाही देते हैं आपकी इन चीजों। लेकिन आपको लगता है सरकार बदलने से कुछ व्यवस्था बदली है? क्योंकि 2003 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी शिक्षा के कोई अच्छे हालात नहीं थे उस वक्त भी। नहीं, शिक्षा सरकार बदलने से शिक्षा नहीं बदलती, शिक्षक अपने ट्रांसफर कराने में लग जाते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं देता है। और कई बार जो होता है किसी पार्टी समर्थक को वंचित रह जाता मनचाहे स्थान पर जाने से, तो वो सरकार बदलते से वापस आ जाता है। नियम विरुद्ध ट्रांसफर होते हैं। जब भी सरकार बदलती है उस वर्ष जितने भी शिक्षकों के ट्रांसफर होते हैं उसमें 80% ट्रांसफर नियम विरुद्ध होते हैं। बहुत बड़ा शर्मनाक आंकड़ा है ये। और जहां तक अब शिक्षा के स्तर का प्रश्न है, तो अब शिक्षा का स्तर तो आप देख लो, मध्य प्रदेश के कितने लोग बड़े लेवल पे अकोमोडेशन पाते हैं, सिविल सर्विसेज में जाते हैं या यूपीएससी में जाते हैं या विदेश जाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं कि अब समझ रहे हैं आप, स्कूल के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज पर अगर आएंगे तो जहां पर लैब भी नहीं है तो वहाँ प्रैक्टिकल कैसे होगा, मगर वहां से इंजीनियर बन के बच्चा निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जब एक रेजिम आया था, उमा भारती रेजिम, उसमें 30 प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों को जिला शिक्षा अधिकारी बना दिया था, जो सामान्य स्नातक थे, केवल ग्रेजुएट थे, और वो एमएड लोगों को अपने अधीन नौकरी कराएंगे। ये आप मुझे बताइए कि वो तो तकनीकी तौर पर शिक्षा के लिए थे ही नहीं, वो तो सिंपल ग्रेजुएट प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी थे। जहाँ पर आपको जब एक 5,000 की नाली बनाना है, कहीं सीसी रोड और मरम्मत बनाना है, वहाँ आपको तकनीकी आदमी लगता है। और जहाँ पे मनुष्य का निर्माण हो रहा है वहाँ आपने 30 जिला शिक्षा अधिकारी जो गैर तकनीकी थे उनकी नियुक्ति की थी। उमा भारती सरकार में हुई है, अनूप मिश्रा स्कूली शिक्षा मंत्री थे उस समय। और क्या अभी भी उसमें कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा आपको? नहीं, अब आप जिन चीजों की बुनियाद ऐसी डल जाती है उससे परिणाम की क्या आशा करेंगे आप? बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है और इसके लिए हमारा पूरा चरित्र बदलना पड़ेगा। जब हम किसी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा पाएंगे, नेताओं को चरित्र बदलना है, पत्रकारों को अपना चरित्र बदलना है और पालकों को अपना चरित्र बदलना है, और सरकार में बैठे लोगों को ये देखना है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे छात्रों को कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं। वहां बैठकर पॉलिसी बनती है और केवल पॉलिसी ही बनती है, उसको आकर कोई चेक नहीं करता कि इससे लाभ क्या हुआ। अभी
अभी तो मेरे एक शिक्षक मित्र ने ये मजाक उड़ाया कि रुक जाना नहीं क्या होता है, बोले मतलब बच्चा फेल हुए जा रहा है और तुम उसको पास करने के लिए धकाए जा रहे हो। आप मुझे बताओ कि कोई इंदौर से भोपाल वाला जाने वाला आदमी धक्के मार मार के अगर उसको ले जाएंगे तो घायल अधमरा हो जाएगा। वो पैदल चल के जाए अपनी मेहनत से, उसकी पूरी फिटनेस खत्म कर रहे हैं आप, उसके जो शैक्षिक स्तर है, उसका बौद्धिक स्तर है, ये बहुत चिंताजनक हालात है। ठीक है कुंदन मालवीय जी, ठीक है कुंदन मालवीय जी, सिस्टम ही उस तरह से नहीं है जो सिस्टम होना चाहिए। अगर बेहतर सिस्टम होगा तो बेहतर शिक्षा मिलेगी, और खासकर जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत कमजोर है यहाँ पर। हालांकि ऐसा भी नहीं कि 2003 से पहले शिक्षा की व्यवस्था मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी थी, आप लोग की सरकार में भी कोई खास ज्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं थी शिक्षा की, लेकिन बीच में 1.5 साल रही, उस वक्त क्या कुछ आप लोग ने इसको ठीक करने की कोशिश की, और अब जो आप लोग दावा कर रहे हैं कि आप लोग की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में इस बार फिर से, उस वक्त क्या इसमें कुछ कमी है जिसको आप लोग दूर करेंगे और शिक्षा व्यवस्था जो एक उम्मीद की जाती है वो शिक्षा व्यवस्था दिखाई देगी? बिल्कुल, मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। जो आपकी इतनी देर से मैं बातें सुन रहा था उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो भरत पटेल ने कहा कि हम जांच कराएंगे, तो भरत पटेल पहले ये तय करें उनकी पार्टी की तरफ से कि क्या व्यापम की जांच आज तक हो पाई है, और इतने जितने घोटाले हुए हैं उनकी जांच हुई है। मुझे बताया जाए कि आज हमारे यहाँ छात्रवृत्ति के घोटाले जो मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, उज्जैन और इंदौर से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में हुए, क्या वो शिक्षा के स्तर को गिराने के लिए और उसका मनोबल गिराने के लिए पर्याप्त नहीं थे? जो स्वयं सिद्ध घोटाले थे क्या वो पर्याप्त नहीं थे? उसके बाद अगर आप गणवेश वाले मामले में ये कहते हैं, देखिए आपने कहा कि सरकार बदलने से क्या परिवर्तन आया। देखिए मानवीय विकास जो है क्रमिक प्रक्रिया है, सरकारें बदलने के साथ आपको इस बात को महसूस करना चाहिए कि हमारा तकनीकी विकास जो है समय के साथ होता है। जिस गति से हम लोग आगे बढ़े हैं, जिस तरह से विज्ञान की दुनिया में हम आगे बढ़े हैं, क्या हमें इन तमाम चीजों के लिए हम ऑटोमेटिक दुनिया में आ गए? आज भी हम दर्जी बैठाकर कपड़े सिलवा रहे हैं क्या? आप बताएं मुझे, जब लाखों की तादाद में आपको गणवेश का वितरण करना है तो आपके पास पर्याप्त साधन है, लेकिन आपने उसमें भ्रष्टाचार का जो इनपुट डाल रखा है जिसके बगैर आप जी नहीं सकते, जो भारतीय जनता पार्टी की मूल इस 1.5 साल में कांग्रेस ने क्या प्रयास किया था इस बेदहाल व्यवस्था को ठीक करने के लिए? आप 1.5 साल के किस प्रयास को जानना चाहते हैं? आपने अभी एक बात कह दी कि ट्रांसफर हो गए लोग, अपनी मनमानी पोस्टिंग। सवाल इस बात का है कि इससे पहले जिन लोगों ने इस काम को बिगाड़ रखा था, अगर उसको सुधारने का कोई प्रयास किया गया तो आप उसको ट्रांसफर का नाम क्यों देते हैं? सुधार को एक प्रक्रिया माना जाना चाहिए और उसी प्रक्रिया के तहत। ठीक है, आपकी सरकार आएगी तो क्या व्यवस्था जो भी खराब है उसको दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे? संक्षेप में 100% इसको सुधारा जाएगा, इसमें से भ्रष्टाचार को हटाया जाएगा, और जो भी चीजें जिस समय पर चाहिए उसको समयबद्ध, क्योंकि कमलनाथ जी का कहना साफ है कि मेरा जो भी काम है वो वचनबद्ध है और समयबद्ध है, तो हम एक वचनबद्ध और समयबद्ध सरकार आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए आपने उम्मीद दिखाई और हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग की सरकार बनती है तो आप अपनी इस उम्मीद में खरे उतरेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी, और शिक्षाविद संजय राठी जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, भरत पटेल जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। देवेंद्र, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, समय बहुत कम है, संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा। सरकार बदलने से क्या शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव देखने को मिल पा रहा है, या फिर एक सरकार आती दूसरी सरकार जाती है, लेकिन अगर सिस्टम ही खराब होगा तो सरकार बदलने से क्या फायदा होगा? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो शिवराज सिंह सरकार अभी जब बाद में आई थी तो उन्होंने एक नया पैटर्न अपनाया था कि यहाँ पर सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। तो सीएम राइज स्कूल खोलने को तो उन्होंने स्थापित कर दिए, लेकिन उनके लिए उन्होंने भवन नहीं दिए। तो अगर आप शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहते हो तो आपको वो सारे संसाधन मुहैया कराना होगा जिससे वहाँ की परिस्थितियां बदले। अगर आपने सीएम राइज स्कूल नाम रख दिया लेकिन वहाँ पर आपने फैकल्टीज अच्छी नहीं दी है, भवन अच्छा नहीं दिया है, वहाँ पर की सुविधाएं अच्छी उपलब्ध नहीं कराई है, तो कैसे शिक्षा का स्तर सुधरेगा? तो अगर सिर्फ नाम बदलने से या नया अमली जामा पहनाने भर से कोई खास उसका असर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो कुछ जो नए सीएम राइज स्कूलों में अगर आप जाएंगे तो थोड़ा बहुत वहाँ का स्तर ठीक मिलेगा, लेकिन जो पुराने लेकिन जो उम्मीद है उस उम्मीद के हिसाब से वहां पर भी शिक्षा व्यवस्था वैसी नहीं दिखाई देगी जो एक उम्मीद करता है कि इंसान के उनके बच्चे इस तरह के स्कूल में जाए जहां से उनका भविष्य सुधर जाए। देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो यहां पर सरकार को सिस्टम बदलना होगा, सिस्टम ऐसा मजबूत करना होगा ताकि किसी की भी सरकार आए लेकिन उस सिस्टम के बदौलत शिक्षा व्यवस्था हमेशा अच्छी बने रहे। क्योंकि ध्यान देने की चीजें यहां पर जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है और शिक्षा उनको मजबूत बनाती है, शिक्षा उनको आगे बढ़ने के लिए उनको मदद करती है। अगर शिक्षा ही उनको अच्छी नहीं मिलेगी तो हमारा देश भविष्य में और मजबूत कैसे होगा? इसलिए यहां पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है ताकि जो शिक्षा व्यवस्था में खामी है उसको दूर करके एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करें। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।